नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है साथी आप लोग के कहने से। आज यह दूसरा है इतिहास का क्लास। पहले हम लोग इतिहास को कवर करेंगे, फिर इसके बाद ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ज्योग्राफी में कम से कम नहीं तो 16 से 17 वीडियो आएगा। इतिहास में कम से कम या आधुनिक इतिहास से लेकर पूरा अगर सारे इतिहास को जोड़ लिया जाए, मिडेवल, एंशिएंट, सारा सब कुछ आधुनिक तक, तो कम से कम मान के चले 16 से 17 वीडियो लाने वाले हैं। 16 से 17 का मतलब 16 से 17 ही नहीं रहेगा उसमें। जो लोग आपको 200 वीडियो में मतलब कि जो लोग आपको 60 वीडियो 45 वीडियो में कवर कराएंगे हिस्ट्री, हम आपको 20 वीडियो में ही कवर कराएंगे। उसमें मैराथन क्लास रहेंगे। जैसे कि यह जो पूरा का पूरा देख रहे हो आप, इसमें आज इतिहास के सभी युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे कल बोल रहे थे सर नहीं लिखते हैं आप, हम लिखेंगे अभी कुछ और सारी चीज़ें आपको याद कराएंगे। आप लोग नोट्स बनाइएगा। कल पहला क्लास आया था, उसे आप जरूर देखिएगा। इसके बाद यह डेली कंटिन्यू रहेगा क्लास। जैसे हिस्ट्री का लगभग 15 से 20 वीडियो समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे आपके कल ज्योग्राफी पे 16 वीडियो आएगा। 16 वीडियो में आपका पूरा का पूरा यह जो पेट है प्लस आगे लेखपाल की भी तैयारी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। इसके बाद हम लोग मैथ के कम से कम 10 वीडियो लाएंगे। 10 वीडियो में समाप्त कर देंगे मैथ, फिर रीजनिंग। इस तरह से हम लोग सारे चैप्टर को देखेंगे। जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का एक तरह से यूपी टेट का लेक्चर बनाया गया, उसमें आप लोग आकर बेसिक हिंदी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो, अन्यथा कंडीशन में फिर से हम करा देंगे। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर आ जाइए बच्चों। यहाँ पे 81 प्लस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मेरा 81 नंबर आया था 2021 वाले में, तो इस बार आप 81 प्लस लेकर ही आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक युद्ध के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। आपके राजा सुदास यानी कि जो आपका हाइडर स्पीच युद्ध, हाइडर स्पीच वितस्ता का युद्ध जिसे बोलते हैं हम लोग, झेलम नदी के किनारे हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जो उस समय आपका सेल्यूकस रहता है, सेल्यूकस के जो थल सेना मतलब जो आपका सिकंदर होता है उसके दो सेनापति होते हैं, सेल्यूकस और निर्याकस। उस समय राजा पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था वितस्ता नदी पर हुआ था, उसे वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं, हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहते हैं, या फिर झेलम नदी के किनारे हुआ था, झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से लेकर हम पूरा आपको जो आपका पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था 1971 का, वहाँ तक सारी संरचना बताने वाले हैं। आप लोग शुरू हो जाइए, कापी पेन उठा लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो 1-2 सेकंड के लिए या फिर 1-1 मिनट के लिए उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला युद्ध लिखिए फटाफट, राजा सुदास के साथ होता है। राजा सुदास के साथ पहला युद्ध होता है, राजा सुदास के साथ होता है। इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि कब होता है। ये राजा सुदास के साथ दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। दशराग्य याद रखना, राजा सुदास जो होते हैं दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। बस इतना उल्लेख है कि परुसड़ी नदी के किनारे जो हमारी कह लीजिए कि जो हमारा 5 नदियां हैं जो पंजाब से होकर बहती हैं, जो लास्ट में सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं, रावी नदी उसी में से एक है जिसका नाम है, पुराना नाम परसुड़ी नदी। उसी में मतलब उसी नदी के किनारे आपका होता है दशराग्य युद्ध, जिसमें कि कह लीजिए कि राजा सुदास भाग लेते हैं, प्लस इसमें 10 राजा और होते हैं और इसमें राजा सुदास की जीत होती है, 10 राजाओं की हार होती है। इसका उल्लेख मात्र एक ऋग्वेद, जो आपका वेदों में, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या नाम है? हाइडे स्पीच के युद्ध को हम लोग वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखना, वितस्ता किसका नाम है? वितस्ता। जिस प्रकार से हमने देखा ऊपर रावी नदी का पुराना नाम परुसड़ी, उसी प्रकार से वितस्ता जो है झेलम का पुराना नाम है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। यह युद्ध हुआ था साथी, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें सिकंदर के साथ हुआ था। सिकंदर के साथ राजा पोरस के साथ यह लड़ाई लड़ी गई थी। साथ ही झेलम नदी के तट पर इसमें राजा पोरस की हार होती है कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ इतिहासकार मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि राजा पोरस इनके द्वारा नहीं मारा गया था, क्योंकि सिकंदर वापस हो गया था वहाँ पर उनकी बहादुरी का दाद देते हुए। तो सिकंदर इसमें मतलब कि जीत गया था और राजा पोरस इसमें हार गए थे। कहा जाता है अगर राजा पोरस हार गए थे तो सिकंदर वापस क्यों चला जाता है। इस वजह से थोड़ी सी कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण से यह झूठा हो जाता है कि राजा पोरस सिकंदर से हारे थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे एक चीज पूछा जाता है, सिकंदर का 2 सेनापति होते हैं सिकंदर के, सेल्यूकस निकेटर और एक होता है निर्याकस। जो सेल्यूकस निकेटर होता है यह थल सेनापति होता है और निर्याकस जो होता है जल सेनापति होता है। इसके बाद यहाँ पे एक युद्ध और लड़ा जाता है साथ ही, सेल्यूकस युद्ध के नाम से जाना जाता है 305 BC में।
सेल्यूकस, सेल्यूकस युद्ध होता है 305 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, याद रखना, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी मतलब ईसा पूर्व, 305 बीसी में लड़ा गया था। ये जो सेल्यूकस युद्ध है साथी, लिखते चलिएगा आप लोग, वीडियो पॉज कर करके बाद में लिखते चलिएगा, अपना एक बार सुन लीजिए, फिर इसे एक बार नोट्स बना के लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, जब हाइडेस पीच की युद्ध हुआ था, जिस समय सिकंदर आया था भारत में, राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था 361 ईसा पूर्व में, सॉरी 326 ईसा पूर्व में, तो उसी समय भारत पर किसका शासन था यह पूछा जाता है, तो नंद वंश का, लास्ट घनानंद का शासन था, याद रखना भाई, ठीक है। तो सेल्यूकस का युद्ध, सेल्यूकस युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच होता है। इसमें सेल्यूकस की हार हो जाती है और जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं जीत जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसको जीतने के बाद ही संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग करते हैं, मतलब भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का श्रवण बेल गोला में जाकर त्याग करते हैं, जो कर्नाटक में स्थित है। यह 398 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना है आपको। और जब यह सेल्यूकस से जीत जाते हैं तो सेल्यूकस अपने पुत्री हेलेना की शादी इनसे करवा देता है, विवाह करा देता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश अशोक मौर्य, ठीक है, अशोक मौर्य के साथ लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें 10 राजा थे, नंद वंश, कह लीजिए कि 10 राजा थे इसमें, कह लीजिए कि नंद राज पूरा, नंद वंश जितना था 10 राजाओं का पूरा एक तरह गुट था, कह लीजिए बहुत सारे इसमें राजा थे साथी। इसमें सारे राजाओं का एक तरह से हराया गया था। जो उड़ीसा वाला पूरा पटल है आपका, वहाँ के सारे बहुत सारे राजाओं का गिरोह होता है एक, तो अशोक ने सबको हराया था। बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, हृदय इनका परिवर्तन हुआ था, एक तरह से हृदय इनका पिघल गया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, याद रखना इतनी बातें। इसके बाद आ जाता है पुलकेशिन द्वितीय युद्ध, याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन लिखते चलना भाई, पुलकेशिन द्वितीय युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध जो रहता है साथी, यह होता है पुलकेशिन प्लस हर्षवर्धन के साथ होता है। यह नर्मदा नदी के तट पर होता है, बस इतनी बात इसमें याद रखना। पुलकेशिन की हार होती है और हर्षवर्धन जीत जाते हैं। इसके बाद आता है राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। जो राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध होता है, राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, राजौर ब्राह्मणवाद का जो युद्ध होता है साथी, यह कब होता है याद रखना, 712 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, 712 ईस्वी में होता है, 712 ईस्वी में होता है। इसमें यह किसके किसके साथ होता है तो याद रखना, इसे कहते हैं पहली बात थट्टरा का युद्ध, थट्टरा का युद्ध कहते हैं। यह सिंध के शासक दाहिर और प्लस मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इसकी लड़ाई होती है। सिंध के शासक दाहिर का, इसमें दाहिर राजा जो होते हैं ब्राह्मण के युद्ध में, यानी कि राजौर के ब्राह्मणवाद के युद्ध में हार हो जाती है इनकी, याद रखना है। साथ ही इसी में पता चलता है जो उनकी जो हमारे सिंध के शासक दाहिर होते हैं, इनकी एक तरह से कह लीजिए कि पत्नी जो होती हैं, इसी जगह सबसे पहले देखने को मिलता है जौहर प्रथा। तो याद रखना है, जो राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध था 712 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसे थत्तर का युद्ध कहते हैं, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक इनके रानी के लिए ही लड़ाई लड़ी गई थी। एक तरह से जौहर प्रथा सबसे पहले इसी जगह देखने को मिलता है। जो सिंध के राजा होते हैं दाहिर, यह अपने इनकी रानियां जो होती हैं, जितनी रानियां होती हैं सब जौहर प्रथा का पथ जो है फॉलो करती हैं। इसके बाद इनकी 2 पुत्रियां बची हुई होती हैं, उन पुत्रियों को मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ लेके चला जाता है। कहाँ पे भाई बता देना, कहाँ पे, यह अरब वासी का रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है अरब देश का रहता है। जो अरब पूरा खाड़ी है आपका, इस समय आप देखेंगे यूएई है, कतर है, युआन आपका बहुत सारे देश उसमें हैं, यूएई, कतर, ईरान, ये सब मिलाकर जो आपका अरब की खाड़ी वाला पूरा का पूरा सेक्शन है, वहाँ से यह आया हुआ था। एक तरह से कह लीजिए वहीं से सारे के सारे मुस्लिमों का जन्म भी हुआ माना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक वहीं पे इनके लड़कियों को लेकर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आप लोग काफ़ी नोट्स बनाते रहिए भैया, नोट्स वगैरह में अपना ये सब छापते रहिए। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और आपको लिखते चलना है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई, एक बार इसे स्टेटस जरूर लगाना और अपने भाइयों को जरूर अवगत करा देना कि क्लास शुरू हो गया है भाई। कम से कम पढ़ना ही है तो उससे पढ़ो जो सिलेक्शन लिया है, जो नंबर लाया हुआ है उससे पढ़ो, अन्यथा तो पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको और कुछ भी पढ़ा देते हैं। हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएगा वही पढ़ना है। और 18 सितंबर के आपके एग्जाम है, तो 18 सितंबर तक हम पूरा आशा करेंगे कंप्लीट करा देंगे कोर्स आपका, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है साथी ब्राह्मणवाद के युद्ध के बाद आ जाता है प्रथम तुर्क आक्रमण। पूछा जाता है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था, तो 986 ईस्वी में हुआ था। किसके कौन किया था, सुबुक्तगीन, उसका नाम रहता है सुबुक्तगीन किया था। साथ ही जयपाल के विरुद्ध में किया था। इसमें जयपाल की हार होती है और सुबुक्तगीन की
जीत हो जाती है। तो याद रखना साथी, आपसे पूछा जाता है कि इसमें एक और शासक होता है साथी, अलप्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद आता है अलप्तगीन। अलप्तगीन जो होता है साथी, सुबुक्तगीन, उसके बाद गजनवी, उसके बाद गौरी। यह चारों क्रम से हैं, ये चारों क्रम से याद रखेंगे, जो कि आपके तुर्क आक्रमणकारी होते हैं। चारों क्रम से होते हैं, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, गजनवी, गौरी। यह चारों के चारों साथी कह लीजिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है उसके गुलाम होते हैं। कौन कौन? अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, इसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी, फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी। याद रखेंगे, ये चारों के चारों क्रम से एक तरह से आपके क्या होते हैं? गुलाम होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है। इसके बाद आपको पता है साथी, जो मोहम्मद बिन गौरी होता है, गौरी ही आता है भारत में, इसके बाद बहुत लूटपाट करता है। इसके पहले गजनवी आता है, लगभग 17 बार आक्रमण करता है। सारी चीज़ें लिखते चलिए। फिर इसके बाद महमूद गजनवी भारत आता है। महमूद गजनवी भारत आता है 1001 से लेकर 1027 तक साथी, 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण करता है। याद रखना, इसमें एक बार यह विफल भी होता है भीमदेव सेकंड के साथ। भीमदेव सेकंड के साथ साथी मोहम्मद गौरी हार जाता है 1178 में। याद रखना, भीमदेव सेकंड, भीमदेव प्रथम नहीं। याद रखना साथी, 1025 में यह हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ देता है। सोमनाथ मंदिर कई बार टूटा, आप बताइए कितनी बार तोड़ा गया और किस किस शासक द्वारा बनवाया गया। 1027 में साथी यह कह लीजिए कि जो जाट थे, जाटों के विरुद्ध भी एक तरह से लड़ाई छेड़ा था। 1027 में जाटों के विरुद्ध इसका अभियान हुआ था। एक तरह से कहा जाता है कि जाट हार गए थे, है ना। वहाँ पे राजा राम, बहुत सारे शासक होते हैं। हम एक तरह से मुगल शासक जितने हैं आपके साथी, उसका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे 2 घंटे का। और जो आपका आधुनिक इतिहास है उसका भी 2 से 3 घंटे का पूरा सेपरेट वीडियो लाएंगे। उसमें कहानी के माध्यम से आपको बहुत इम्तिनान से सुनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल चिंता न करो। इसके बाद साथी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, भीमदेव प्रथम के साथ इसकी लड़ाई लड़ी जाती है 1001, मतलब जैसे एंट्री करता है उसी के बाद इसकी लड़ाई लड़ी जाती है गुजरात में, और भीमदेव प्रथम हार जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकंड के साथ जो लड़ाई लड़ी जाती है, या फिर मूल राज भीमदेव सेकंड को कहते हैं। भीमदेव सेकंड मुल्तान का शासक होता है। मुल्तान जो कि गुजरात में पड़ता है। 1175 में पहला आक्रमण करता है साथी भीमदेव सेकंड पे। तो भीमदेव सेकंड हार जाते हैं, लेकिन दोबारा जब आक्रमण करता है 1178 में, तो मोहम्मद गौरी, तो भीमदेव सेकंड यहाँ पे जीत जाते हैं। कहा जाता है मोहम्मद गौरी का पहला हार कब देखने को मिला था, तो बताएंगे मोहम्मद गौरी का पहला हार 1178 में देखने को मिला था। याद रखेंगे भाई, मोहम्मद गौरी, याद रखना, महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1100 मतलब पहला हार 1178 में देखने को मिला था। याद रखेंगे साथी, भीमदेव सेकंड, जिनका नाम था मूल राज। ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद सिंपल है, अब से आपको याद होना, अब बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे। तराइन का युद्ध कौन बता सकता है कब हुआ था? तराइन का कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, कब कब हुई थी, आप सभी लोग बता दीजिए। तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी तराइन की, 3 ना। पहला लड़ाई 1191 में, दूसरी लड़ाई 1192 में। जो 1191 में लड़ाई लड़ी गई थी मेरे मित्र, जो 1191 में लड़ाई लड़ी गई थी तराइन के युद्ध, प्रथम तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी गई थी। किसके साथ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ही नहीं, इनका नाम पूरा होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान ही याद रखे रहेंगे तब भी सही है, क्योंकि जो पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय होते हैं उनका कहीं भी इतिहास में उल्लेख मिलता ही नहीं है। तो मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ 1191 की तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। याद रखें, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। मोहम्मद गौरी और गुलाम जो मतलब कि आपके यह रहते हैं, क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती यह होती है, मोहम्मद गौरी को मार नहीं देते हैं। अगर मोहम्मद दुश्मन चाहे जितना ही कमज़ोर हो साथी, उससे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कमज़ोर है। चाहे जितना भी आपसे दुश्मन कमज़ोर, जैसे पढ़ाई आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हम बहुत ताकतवर है, कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि बहुत कुछ हम पढ़ लिए, पढ़ना नहीं, एग्जाम का समय आ गया है, चलो कोई बात नहीं, टेस्ट वेस्ट लगाते हैं, चलते बच्चा रिवीजन जरूर करना। चाहे जितना ताकतवर आप क्यों ना हो, लेकिन जो स्टाइल से पढ़ते हैं, जो टेक्निक से पढ़ते हैं, वो आपको हरा देते हैं। इसी वजह से बहुत तेज बच्चा भी सिलेक्ट नहीं होता है, जैसे हम हो गए। तो मोहम्मद गौरी, याद रखना, मोहम्मद गौरी और प्लस पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 लड़ाई हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी को बिना मारे छोड़ देते हैं। यही गलती करते हैं कि बाद में जो आपका साथी रहता है, जैसे कि एक तरह से मोहम्मद गौरी को जो आमंत्रण किया हुआ होता है, फिर से उसके तरफ मिलकर उसकी शक्ति बढ़ा देता है। फिर से वो आता है और एक तरह से कह लीजिए कि पीछे से वार किया जाता है, जो उस तरह से पृथ्वीराज चौहान को वह वार करता है और बंदी बना के लेके चला जाता है। बाद में पृथ्वीराज चौहान को ये मारता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान इसके मारने से नहीं मरते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में
पृथ्वीराज चौहान इसके मारने से नहीं मरते हैं, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को जहर दिया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे साथी। मोहम्मद गौरी जब इसका मृत्यु हो जाता है साथी, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और इसके बाद लोधी वंश, यानी कि 5 राजवंश 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलाते हैं। इसके बाद आपको पता है कि मुगलिया वंश स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना इसके पहले बहुत सारे युद्ध हैं। जयचंद की लड़ाई 1194 में जयचंद की लड़ाई होती है। साथ ही जयचंद होते हैं इसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1194 की लड़ाई को चंदावर के युद्ध, चंदेरी नहीं, चंदेरी हम पढ़ेंगे बाबर के समय, अभी नहीं। चंदेरी की लड़ाई वो पढ़ेंगे हम लोग कब, 1526, 27, 28 में मादिनी राय के साथ लड़ा जाता है चंदेरी की युद्ध, है ना। यह चंदावर है। 1194 चंदावर की लड़ाई लड़ी जाती है। साथ ही किसके साथ, जयचंद और कह लीजिए कि मोहम्मद गौरी के साथ। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है और जयचंद हार जाते हैं। साथ ही याद रखना है आपको। इसके बाद साथी कहा जाता है कि जो आपका मोहम्मद गौरी होता है, इसका लास्ट जो अभियान होता है खोखरों द्वारा, मतलब खोखरों के खिलाफ होता है, खोखरो जनजाति द्वारा होता है। खोखरो जनजाति इसे मार देते हैं। यहीं पर मोहम्मद गौरी का चाकू घोंक कर हत्या कर दिया जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है इसके जो गुलाम होते हैं, इसके 3 गुलाम भी होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम होते हैं, याद रखना है। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम होते हैं। ऊपर जो बताया गया था आपको, मतलब जो आने का क्रम बताया गया था, अलब्तगीन, सुबुतगीन, गजनवी, गौरी, है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी से जो जुड़ा हुआ है साथी, इसके भी 3 गुलाम होते हैं। कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद होता है कुबाचा होता है। या थोड़ी सी कुबाचा जो होता है साथी, और जो मोहम्मद गौरी होता है अपनी बेटी से इसकी खुद शादी कर दिया होता है ना। थोड़ी सी इसके नीयत भी खराब थे। और इसके बाद साथी बख्तियार खिलजी, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों के तीनों मोहम्मद गौरी के एक तरह से गुलाम होते हैं, याद रखना है। इसके बाद साथी अलाउद्दीन खिलजी जो आता है 1303 में आक्रमण करता है, याद रखना। अलाउद्दीन, सुनते चलिएगा साथी, लिखना क्या है आप सुनते रहिए, वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए, बहुत आनंद के साथ लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी आता है साथी। अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में साथी आक्रमण करता है, लड़ाई छेड़ता है राणा रतन सिंह के खिलाफ, रानी पद्मावत के लिए। रानी पद्मावत मूवी भी है ना, उनके लिए ही लड़ाई लड़ी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जो जान जाता है कि हमारे राज्य में एक सुंदर सी स्त्री रहती है जो कि वाइफ है राणा रतन सिंह की, और उनको पाने के लिए ये लड़ाई छेड़ देता है। राणा रतन सिंह की जान चली जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जीत तो जाता है, लेकिन यहाँ पे रानी पद्मावत को नहीं पाता है। वो अपना जौहर प्रथा से एक तरह से अपने आप को मतलब आत्मदाह कर देती हैं। याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या यहाँ पर करके राजा, मतलब यह जो आपका अलाउद्दीन खिलजी होता है अपने चाचा की हत्या करके यहाँ बनता है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके। यहाँ पर राजपाट अपने आप चलाने लगता है। आगे आ जाते हैं साथी, याद रखना है मलिक काफूर। एक मलिक काफूर होता है साथी 1310 में आक्रमण करता है। 1310 में आक्रमण करता है साथी। 1310 में, याद रखना, लिख लीजिए। 1310 में, कब में, 1310 में आक्रमण करता है साथी। जो आपका तेलंगाना वाला पोर्शन होता है ना, दक्षिण भारत का अभियान है, इसे ही बोला जाता है। 1310 में कौन करता है साथी, मलिक काफूर करता है साथी। यहीं पे सबसे अच्छा एक तोहफा देकर मलिक काफूर जो होता है अपने राजा, जो इसके अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, अलाउद्दीन उस समय शासक होता है, अलाउद्दीन खिलजी को एक तरह से कोहिनूर का हीरा सौंप देता है मलिक काफूर। किससे लेकर सौंपता है, 1310 में साथी, याद रखना। इसके यहाँ के राजा होते हैं प्रताप रुद्र से जो कोहिनूर का हीरा होता है मलिक काफूर लेकर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है 1310 में। तब से अलाउद्दीन खिलजी के पास आ जाता है साथी कौन सा, यह कोहिनूर का हीरा। अब आगे पढ़ेंगे, हुमायूं फिर से इससे छीन लेते हैं, छीन कर बाबर को दे देते हैं। इसके बाद ये चला जाता है राणा रतन सिंह, मतलब राणा प्रताप के पास चला जाता है। वहाँ से होते होते फिर रानी के पास, आज ब्रिटेन में स्थित है साथी, कहा जाता है। इसके बाद साथी आप लोग लिखिएगा, इसके बाद कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का साथी प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध साथी 21 अप्रैल 1526 को देखने को मिलता है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी, यहाँ पर लोदी वंश, यानी कह लीजिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। साथ ही बता दें, जो बाबर होता है, बाबर के जो पिता होते हैं उमर शेख मिर्जा जी, यह फरखना, इसके लिए वीडियो बनाएंगे, घबराना नहीं है, सब कुछ क्रम से लाएंगे। फरगना एक छोटा सा गणराज्य होता है, उसके यह मालिक होते हैं, कह लीजिए, है ना। वहाँ पर इनका कार्यभार चलता है, एक तरह से भूमियर होता है ना,
सेम उसी प्रकार से फरगना वंश के फुरगना पूरा जो गणराज्य होता है इसके हेड होते हैं, इतना कह लो। किसके पिताजी क्या नाम होता है भैया? बाबर के पिता का नाम, बाबर का पिता का नाम क्या रहता है? याद रखना, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा होते हैं जो कि फरगना के शासक होते हैं। और दिल्ली सल्तनत में भैया 3 ही शासक होते हैं। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में नहीं, मतलब कि लोधी वंश में, जो लोधी वंश होता है दिल्ली सल्तनत का 5वां लास्ट वाला वंश। पहला वंश होता है गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1206 से 1526 तक चलता है। 1526 में इसका समाप्ति हो जाता है, बाबर कर देता है। और बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हराकर मुगलिया वंश का स्थापना करता है। याद रखना है, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी 3 ही शासक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है साथी, बाबर को कौन निमंत्रण दिया था? अच्छा, राणा सांगा निमंत्रण दिया था कि भैया आओ और इब्राहिम लोधी को, मतलब इब्राहिम लोधी को पटक पटक के धो दो। तो यहाँ पे पटक पटक के इनकी सफाइया हो गया था भैया। इसके बाद साथी इब्राहिम लोधी को जो बुलाए थे, मतलब कि बाबर को जो बुलाया था, क्या नाम था? राणा सांगा, वही इनके साथ नहीं देते हैं। तो ये कहते हैं भैया जब आप ही नहीं साथ दिए हमारा, तो आओ आपके खिलाफ हम लड़ाई छेड़ देते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई जो होता है यह होता है हमारे राणा सांगा प्लस बाबर के बीच होता है। राणा सांगा प्लस बाबर के बीच होता है, साथ याद रखेंगे। यह कब होता है? 1527 में होता है। 1527 में बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाते हैं। अब यहाँ पे फिर एक लड़ाई देखने को मिलती है। राणा सांगा के पड़ोसी एक छोटा सा राज्य होता है जिसके हेड होते हैं मादनी राय, वो भी कूद पड़ते हैं राणा सांगा के साथ। तब यहाँ पे बाबर कहता है भाई हम तो लड़े थे राणा सांगा के साथ, तुम लोग मानोगे नहीं, आ जाओ तुम्हारा भी नंबर लगा देते हैं। तो आ जाता है भैया 1528 में राणा सांगा के साथ यहाँ पे चंदेरी की लड़ाई। याद रखना, चंदावर की लड़ाई हमने बताया था 1194 में जयचंद के साथ। याद रखेंगे साथी, जयचंद के साथ जो लड़ा गया था 1194 में, वह था हमारी चंदावर की लड़ाई, जो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी जीता है, जयचंद हार जाता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चंदेरी की लड़ाई होती है। चंदेरी की लड़ाई 1528 में चंदेरी की लड़ाई होती है, बाबर के साथ होता है। बाबर प्लस मादनी राय जो कि दोस्त होते हैं किसके भैया? राणा सांगा के प्रिय मित्र होते हैं। इनको भी पटक पटक के धोता है बाबर। इसके बाद यहाँ से जीत जाता है। फिर एक लड़ाई होती है साथी, यहीं पर साथी कहा जाता है जो आपका शेरशाह होता है। शेरशाह का मतलब उसका क्या नाम होता है? शेरशाह को और किस नाम से जानते हैं? शेर खां के नाम से, है ना। शेर खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। घाघरा की लड़ाई में शेरशाह ही कह लीजिए। शेरशाह जो यहाँ पर साथ देता है बाबर का। लेकिन 1529 की लड़ाई जो होती है अफगानों के विरुद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और अफगान हार जाते हैं। तो यहाँ पर अफगान यह भी रहता है शेरशाह। तो 1529 में बाबर के विरुद्ध यह शेरशाह लड़ाई लड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद साथ ही आ जाता है बिलग्राम, पहले चौसा का युद्ध। चलिए बच्चे हुमायूं का देख लेते हैं। 1529 तक हो गया। इसके बाद चलते हैं 1539 में साथी इसका जो बेटा होता है अब आ जाता है हुमायूं। 1539 में हुमायूं के साथ होता है साथी लड़ाई होता है। हुमायूं के साथ होता है चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं के साथ होता है। हुमायूं और शेरशाह के साथ होता है, प्लस शेरशाह। यहाँ पर शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। 1539 के बाद साथी आ जाता है 1500, चौसा के बाद आ जाता है 1561। हाँ, इसके पहले एक लड़ाई होती है 1540 में बिलग्राम की लड़ाई। बिलग्राम की लड़ाई होती है साथी, इसे बहुत सारे नाम से जानते हैं। बिलग्राम की लड़ाई को हम लोग कहा जाता है, इसको बिलग्राम की लड़ाई को और क्या कहा जाता है बताना जरा। बिलग्राम की लड़ाई के एक नाम से और जाना जाता है। बिलग्राम की लड़ाई होती है 1540 में। इसमें भी हुमायूं हार जाता है शेरशाह से। इसी जगह शेरशाह का निर्वासन हो जाता है, लगभग 15 साल के बाद आता है। 1555 में आता है ना। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है ना। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। याद रखना, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, यह शेरशाह के वंशज के साथ होता है। 1 साल के लिए रहता है। फिर उसके बाद जो हुमायूं होता है इस सीढ़ियों से गिरकर 1556 में मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद आ जाता है अकबर। यहाँ पे याद रखना मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है। मच्छीवाड़ा या फिर सरहिंद की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह होता है मच्छीवाड़ा की जो लड़ाई होती है, यह होता है शेरशाह के वंश के साथ। शेरशाह के वंश के साथ होता है, जिसे हम सरहिंद की लड़ाई, मच्छीवाड़ा की लड़ाई कहते हैं। तातार खां रहता है, शेरशाह का पुत्र होता है, उसके साथ होता है साथी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फटाफट हम लोग आ जाते हैं सरहिंद हो गया। पानीपत सेकंड, जो पानीपत सेकंड होता है लिख लीजिए 1556 में होता है। अकबर के साथ होता है। अकबर का जो संरक्षक होता है बैरम खां के साथ होता है। बैरम खां ही रहता है इसमें 1556 में।
जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, पानीपत द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत होती है। एक तरह से कह लीजिए कि बैरम खां की जीत होती है। बैरम खां किसे मार देता है? धोखे से, साथ ही याद रखना, हेमू जो कि हिंदू शासक होता है, जिसका नाम होता है विक्रमादित्य, बहुत ही एक तरह से बलवान शासक होता है, साथ ही मस्त एकदम बलवान होता है, जिसके आंख में तीर लग जाती है। अचानक से आंख में तीर लगता है, उसके सेना में भगदड़ मच जाता है पूरी तरीके से, और सेना सोचती है कि भैया मर गया, लेकिन बाद में उसको पकड़कर गला रेत देता है बैरम खां अकबर के इशारे पे। इसके बाद साथी आ जाता है, अकबर के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं साथी। पानीपत द्वितीय हो गया 1556, इसके बाद 1561 होता है। 1561 जो होता है साथी, बैरम खां को निर्वासन जब कर दिया जाता है, धाय माँ होती हैं, अकबर की धाय माँ जो होती हैं साथी, पेटीकोट जो शासन चलाती रहती हैं, जब धाय माँ की मृत्यु हो जाती है तो अकबर को वहाँ से छुटकारा मिल जाता है। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जजिया कर और प्लस बहुत सारे कर होते हैं जिसको समाप्त कर देता है अकबर, हम बताएंगे उसको। तो 1561 में साथी जो बैरम खां होता है, बैरम खां जो होता है, एक लड़ाई, एक अभियान छेड़ता है रूपवती और बाज बहादुर के खिलाफ। ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेमी, बहुत ही अपने आप को एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं करना चाहते थे, साथ में ही दोनों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अकबर इसमें छेड़ाखानी कर देता है। रूपवती को पाना चाहता था और बाज बहादुर को मारना चाहता था। बाद में रूपवती अपने अंगूठी की, जो हीरे की अंगूठी होती है, उसको चाट कर मृत्यु हो जाती है इनके अस्पताल में, और बाज बहादुर को नदी में डुबाकर मार दिया जाता है ना, या नदी में डूबकर मर जाता है। बाद में दोनों की मूर्ति भी बनवाई जाती है अकबर बचने के लिए अपने, है ना, याद रखना भाई। तो अकबर इतना जितना खुखार था, जितना अच्छा लोग कहते हैं उतना खुखार भी था। याद रखेंगे 1561 में बैरम खां जो होता है साथी, जो अकबर का संरक्षक होता है, रूपवती और बाज बहादुर के खिलाफ जंग छेड़ता है और बैरम खां जीत जाता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है 1564 में साथी जजिया कर की समाप्ति हो जाती है, और यहीं पर होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की समाप्ति कर देता है अकबर, है ना, याद रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध होता है साथी 1565 में। 1565 में यहाँ पर एक तरह से विजयनगर की समाप्ति कर देता है। इसके बाद हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है, किसके साथ होता है भैया? अकबर और हमारे महाराणा प्रताप के साथ होता है, यहाँ पर याद रखना है। और राजा मान सिंह अकबर का सेनापति होता है, अकबर का सेनापति राजा मान सिंह होता है, याद रखना है। यहीं पर कहा जाता है साथी, जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, इनके घोड़े और हाथी का नाम था, घोड़े का नाम था राम प्रसाद और हाथी का नाम क्या था भैया? चेतक। सॉरी, उल्टा बोल दिए, घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है भाई। इसके बाद साथी आ जाता है हमारा 1583 में इलाही संवत का शुरुआत करता है अकबर। इसके बाद साथी इसका लास्ट लड़ाई होता है सन 1601 में, क्योंकि 1605 में यह मृत्यु हो जाता है इसकी। फिर यहाँ से जहांगीर आ जाते हैं। तो यानी कि 1601 में साथी आसरगढ़ का युद्ध, याद रखेंगे, आसिरगढ़ का युद्ध यह विजय करता है। उसके बाद इसकी लास्ट लड़ाई होती है, इसका खात्मा खत्म हो जाता है। इसके बाद साथ ही कहा जाता है बुलंद दरवाजा का भी ये निर्माण करवाता है। बुलंद दरवाजा जो बनाता है साथ ही फतेहपुर सिकरी में, यूपी के फतेहपुर सिकरी में है। और वहीं पर एक चीज़ आपको और सेम देखने को मिल जाता है साथी, अलाई दरवाजा जो बनाता है अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। ठीक है ना, इतनी बातें याद रखिए, थोड़ा सा और है, बस चलते हैं, थोड़ा सा है बस देखिएगा। करनाल का युद्ध इसके बाद होता है 1739 में करनाल का युद्ध होता है। लिख लीजिए भैया, करनाल का युद्ध होता है। भाई कितना लिखवाओगे? करनाल का युद्ध होता है 1739 में। मोहम्मद शाह यानी जिसे कहा जाता है रंगीला बादशाह, मुगल वंश का रहता है, उत्तर मुगल काल। हम पढ़ाएंगे, मुगल वंश बिल्कुल समाप्त करेंगे जड़ से, बस आज युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। करनाल का युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह प्लस नादिर शाह के साथ होता है। नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर का हीरा प्लस बहुत सारे पैसे रुपए ले जाता है। कहा जाता है जो मयूर सिंहासन है यह किसके समय बनवाया गया था? शाहजहां के समय बनवाया गया था। ठीक है। इसके बाद आ जाता है साथी 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। यहाँ पर एक तरह से अंग्रेजों का दबदबा शुरू हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव प्लस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है। यहाँ पे जो सिराजुद्दौला होते हैं इनको धोखा दिया जाता है इनके ही सेनापति मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर धोखा देता है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है। इसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है साथी, हेक्टर मुनरो होता है अंग्रेजों की तरफ से, और इसमें 3 शासक होते हैं। मीर जाफर होता है, सॉरी मीर कासिम होता है। मीर जाफर तो पहली बार होता है। मीर कासिम होता है, सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला होता है जो कि अवध का नवाब होता है। फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय होता है, मुगल वंश का होता है, याद रखना है, जिसके पास एक तरह से पूरा भारत का शासक था, है ना। इसके बाद आ जाता है पानीपत का
तृतीय लड़ाई, क्योंकि इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है, सारी तीनों संयुक्त सेना की हार होती है। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1765 में संधि हो जाती है, अंग्रेज के पास चला जाता है, ये लोग भिखारी हो जाते हैं। इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद ही पूरे भारत पर दबदबा बन जाता है अंग्रेजों का। इसके बाद पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली होता है जो कि मराठा के साथ लड़ाई लड़ता है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे का दखल हो जाता है। इसके बाद 1760 की फ्रांसीसी अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती है, जिसे कहा जाता है भैया क्या, बेदरा की लड़ाई। बेदरा या देवरा बताइएगा जरा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है जो कि कैनेटिक वार के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है। पहला कैनेटिक वार 1746 से लेकर 1748 के बीच होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए होता है साथी। इसमें एक्सला सापेल संधि होता है, लिख लीजिए एक्सला सापेल। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कैनेटिक वार 1749 से 1754 के बीच होता है साथी। इसमें पांडिचेरी की संधि होती है अंग्रेजों के साथ और फ्रांस के साथ। इसके बाद तीसरा होता है कैनेटिक वार 1758 से लेकर 1768 के बीच होता है, इसमें पेरिस की संधि होती है, फ्रांस पेरिस। इसके बाद यहाँ से अंग्रेजों का मतलब फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है 1760 में, अब अंग्रेजों का दबदबा बन जाता है। अब आते हैं मराठा का भी बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं भारत में हमारे अंग्रेज क्या, अंग्रेज। इसके बाद पहली लड़ाई होती है आंग्ल मराठा युद्ध, पहला होता है 1775 से लेकर 1782 तक होता है। इसमें रघुनाथ राव पेशवा बनने के उद्देश्य लड़ाई लड़ते हैं और 1775 में सूरत की संधि करके बैठ जाना पड़ता है। इसके बाद आंग्ल मराठा द्वितीय लड़ाई होती है 1803 में, 1803 से लेकर 1806 तक चलता है। इसमें मराठा संघ छिन्न भिन्न हो जाता है, बिल्कुल जितने संघ होते हैं सब अलग अलग हो जाते हैं, है ना। पेशवा वशवा मतलब सब कुछ बढ़ जाता है। पढ़ाएंगे एक वीडियो में, इसको हम आज युद्ध कवर कर लें, तो उसके बाद एक ही वीडियो में मराठा मुगल ये सब का 3 घंटे का मैराथन लगा देंगे। इसके बाद साथ ही तीसरा लड़ाई होता है आंग्ल मराठा 1817 से लेकर 1818 के बीच होता है, जिसमें कि लड़ाई हेस्टिंग्स के साथ होता है। इसमें पिंडारियों का दमन हो जाता है, याद रखेंगे, पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स करता है, याद रखेंगे, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है। इसके बाद आंग्ल मैसूर में 4 लड़ाइयाँ लड़ती हैं 1767 से 1769 के बीच में। हैदर अली के साथ एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें लॉर्ड वेलेजली होता है, लॉर्ड वारेलस्ट करके होता है। इसमें मद्रास की संधि होती है, हैदर अली जीत जाता है। कुछ संधियां होती हैं, हैदर अली कुछ संधियां रखता है, कुछ प्रस्ताव रखता है, अंग्रेज मान जाते हैं। बाद में अंग्रेज जब इसका उल्लंघन करते हैं तो दूसरी लड़ाई छेड़ दी जाती है। 1780 से 1784 के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर सत्ता इसका बेटा संभाल लेता है, टीपू सुल्तान सत्ता संभालता है। अंग्रेज की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स होता है, वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है। यहाँ पे मंगलौर की संधि से यह ना आर ना पार मतलब बराबर का मामला हो जाता है, लड़ाई समाप्त। फिर दूसरी के बाद तीसरी लड़ाई होती है 1790 से लेकर 1792, पहली 1767 से 1769, दूसरी 1780 से 84, फिर 1790 से 92। तृतीय लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा जाता मतलब हार जाता है। यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। यहाँ पर कह लीजिए कि भाई टीपू सुल्तान हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं और यहाँ पर एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम, पहली मैसूर के साथ मद्रास की संधि, दूसरी मैसूर लड़ाई मंगलौर की संधि, तीसरी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद चौथी जो लड़ाई होती है मैसूर की 1799 में, यहाँ पर कह लीजिए कि टीपू सुल्तान मारा जाता है और पूरी तरीके से जो कर्नाटक होता है, पूरा मैसूर जो होता है, पूरा कर्नाटक वाला बेल्ट होता है, केरल वाला बेल्ट होता है, या किसके हाथ में चला जाता है, अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। लॉर्ड वेलेजली के साथ लड़ाई लड़ी गई थी चौथा, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। 1767, 1769, फिर 1780 से 84, फिर 1790 से 92, फिर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। दूसरी लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु, चौथी में टीपू सुल्तान की मृत्यु। इसके बाद आपको पता है भारत चीन युद्ध होता है भाई हमारा, जो 1962 में आज़ादी के बाद, जिसमें कि 8 सितंबर से एक शुरू होता है। बाद में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं प्रस्ताव रखते हैं जब कि भैया ये युद्ध समाप्त किया जाए। चाउ एन लाई होता है, चीन का शासक होता है, प्रशासक, उसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। 21 दिसंबर को युद्ध विराम होता है। भारत के अड़ोसी पड़ोसी जो थाईलैंड होते हैं, म्यांमार होते हैं, श्रीलंका होते हैं, पाकिस्तान, मतलब इन सबको बुलाया जाता है कि भैया आओ युद्ध विराम में भाग लो। वो लोग भाग लेते हैं, युद्ध विराम हो जाता है। इसके बाद भारत पाक युद्ध होता है 1965 में होता है, 1962 में चीन युद्ध, फिर उसके बाद पाकिस्तान भारत युद्ध। इसमें पाकिस्तान सोचता है भैया भारत में लड़ाई लड़ के आया है, इसको हराना आसान होगा, बस लाल बहादुर शास्त्री जी जंग छेड़ते हैं। अयूब खान उसमें पाकिस्तान का होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं हम ना आर न पार भाई, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और यहाँ पे आपको पता है कि 1966 में हृदयघात रुकने के मतलब हृदयघात की वजह से, हृदय की गति रुकने के कारण से इनका
ताशकंद समझौता में इनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौता आपको पता होना चाहिए, वही जल विवाद के लिए, मतलब कि युद्ध विराम जो हुआ था ये सब के लिए ताशकंद समझौता हुआ था। इसके बाद लास्ट में भारत पाक युद्ध और होता है 1971 में। पाकिस्तान हारता है, लगभग 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया जाता है भारत के द्वारा, है ना, और उसको ईटा पत्थर रोड बनवाना ये सब काम करवा कर उसे छोड़ दिया जाता है, जाओ भाई। तो यह रहा पूरा युद्ध साथी। साथ देंगे तो साथ मिलेगा, नहीं साथ देंगे तो क्या ही दिक्कत है, ये तो चलता रहेगा, जो साथ ले गया उसे साथ मिलेगा, नहीं तो फिर युद्ध मतलब यह सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब 20 वीडियो नहीं 16-17 वीडियो में पूरी हिस्ट्री समाप्ति के बाद हम आ जाएंगे। मतलब 1 महीने लगेगा हमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के समाप्त करने में, 1 महीने लगेगा मैथ और इसको समाप्त करने में। बीच बीच में आपको 10 टेस्ट हम दिलाएंगे बिल्कुल फ्री इसी से। ठीक है भाई, नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करिए, डेली 9 बजे फॉलो करिए। धन्यवाद।